वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो अब तक हमने डायबिटीज़ 1 और 2 को डिटेल में पढ़ लिया था कि उनकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, है ना। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस और 1 में थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं, तो जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये डायबिटीज़ 1 में हो सकता है, ये डायबिटीज़ 2 हो सकता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम डिफ़ाइन कर पाएंगे या फिर थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ ये दूसरी वाली है, ये पहली वाली है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है। और ये हमारा डिस्ट्रक्शन जो है ना, ये जेनेटिक होने की वजह से बचपन से ही चालू रहता है, लेकिन क्योंकि थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती है बीटा सेल्स की, है ना, और धीरे धीरे करके बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं पूरे के पूरे, तो इसको ऑनसेट होने में 25 ईयर्स तक की एज लग जाती है ना। ये हमने डायबिटीज़ 1 की पैथोजेनेसिस में देख लिया था। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका अर्ली ऑनसेट होता है बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज, और एब्रप्ट होता है, ये अचानक से हमें पता लगने लग जाता है कि हाँ अब कुछ कुछ हो रहा है बॉडी में, कुछ तो दिक्कत है। और सीवियर ऑनसेट होता है क्योंकि बीटा सेल्स बिल्कुल ख़त्म, इंसुलिन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। वैसे ही डायबिटीज़ 2 में क्या है कि इसमें लेट ऑनसेट होता है क्योंकि इसमें मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है ना, रिसेप्टर्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते इंसुलिन को, तो ये थोड़ा लेट ऑनसेट होता है, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज में हो जाता है, ठीक है। और इसका जो ऑनसेट है वो ग्रेजुअल होता है, और इंसीडियस ऑनसेट है। इंसीडियस का मतलब है कि हमें पता नहीं चलता है कि हमें डायबिटीज़ है, जैसे इसमें तो सीवियर होता है डायबिटीज़ 1 में, है ना। इसमें हम खास पता नहीं चलता। इंसीडियस मतलब कि जैसे अगर किसी ने रूटीन चेकअप करा लिया तब जाके उसको पता चलता है कि हाँ अब उसको डायबिटीज़ हो गई, अचानक से जब वो देखता है कि उसके ग्लूकोज के लेवल्स बढ़े हुए हैं। या फिर किसी को 2 फीचर्स के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक होता है पॉलीयूरिया और एक पॉलीडिप्सिया, तो उसके थ्रू हम आइडिया लगा लेते हैं। तब बोलते हैं इंसान उस पर्सन को कि हाँ आप एक बार ये टेस्ट कराओ, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया हो रहा है तो आप एक बार ये टेस्ट कराओ, और फिर हम देखते हैं कि कहीं उसमें डायबिटीज़ तो नहीं है। तो ये इंसीडियस मतलब इंसिडेंटल मतलब अचानक से पता चलता है कि अच्छा कुछ है, मतलब क्योंकि मतलब अगर हमने रूटीन चेकअप कराया तो उसमें अचानक से हमें दिखता है कि हाँ ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। तो ये डायबिटीज़ 1 और 2 में क्या होता है, डायबिटीज़ 1 में क्या होता है, अर्ली ऑनसेट है, अब्रप्ट होता है, और इसमें क्या लेट ऑनसेट है और ग्रेजुअल है और इंसीडियस है, अचानक से पता चलता है टेस्ट के थ्रू। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि हमने बताया था कि फैमिली हिस्ट्री मतलब जीन्स में आ रहा है, तो ये हमने पढ़ा था कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो होता है ना वो डायबिटीज़ 2 में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 1, ठीक है। जो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है डायबिटीज़ 1 और 2 के लिए, तो 2 वाला जो है वो ज़्यादा अपना इफेक्ट शो करता है। अब वो क्रोमोसोम है कौन सा वो हमें नहीं पता, ठीक है। जैसे इसमें मैंने उल्टा लिख दिया, ये जेनेटिक लोकस अननोन जिसमें लिखा है वो क्रोमोसोम 6 होना चाहिए इसकी जगह, और डायबिटीज़ 2 में हमें नहीं पता होता कि कौन सा होता है, तो उसमें अननोन आएगा, ठीक है। तो इसमें उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो डायबिटीज़ 2 में ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है जीन्स का, तो इसीलिए फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को फैमिली में वो है डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ 1 है, तो 20% चांसेस है कि उस पर्सन को भी होगा, और डायबिटीज़ 1 में, है ना। और दूसरे पर्सन को अगर किसी फैमिली में डायबिटीज़ 2 ज़्यादा है तो 60% चांसेस है कि उस पर्सन को जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो 60% चांसेस है कि उसको भी हो जाएगा। जेनेटिक लोकस, तो डायबिटीज़ 1 में होता है हमारा क्रोमोसोम नंबर 6 जिसमें म्यूटेशन होती है, और डायबिटीज़ 2 में हमें नहीं पता कौन सा होता है, अननोन है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा होता है। फिर डायबिटीज़ इन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या है कि 50% कॉन्कॉर्डेंस और 80% कॉन्कॉर्डेंस। ये पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दो मतलब जैसे दो बच्चे हैं आपस में, ट्विंस है वो, है ना, अगर किसी एक बच्चे को डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 है तो इसके 50% चांसेस है कि दूसरे वाले जो बच्चा है, दूसरा जो ट्विन है उसको भी डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 होगा। 50% चांसेस है इसके, 50-50 है, ठीक है। लेकिन अगर एक ट्विन में से एक बच्चे को अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 है तो दूसरे को भी डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 होगा, इसके चांसेस 80% हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ 2 में कितने 80% चांसेस और उसमें 50% चांसेस है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जीन्स का जो इन्फ्लुएंस है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 का ज़्यादा है, में ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस 1 में क्या होता है, 3P प्लस वेट लॉस, ठीक है। ये हम कैसे 3P क्या होते हैं हमारे, पॉलीयूरिया, एक तो उसका यूरिनेशन बढ़ेगा,
एक उसको प्यास ज़्यादा लगेगी पॉलीडिप्सिया, और उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत भूख लगती है, वो उसे बार बार कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। प्लस वेट लॉस, अब इसमें हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो इंसान है वो खाता तो बहुत है लेकिन उसका वेट फिर भी रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हो गया डायबिटीज़ मेलाइटिस 1, है ना। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 के पैथोजेनेसिस में देखा था हमने कि कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स थे कुछ, कि अगर पर्सन ओबेस है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा पाया जाता है ना। तो इसका मतलब कि ओबेस पर्सन में डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और इसमें जनरली एसिम्टोमेटिक होता है, तभी तो इंसीडियस आइडेंटिफिकेशन होता है उसका, अचानक से जब टेस्ट कराते हैं तब पता चलता है। एसिम्टोमेटिक रहता है क्योंकि स्टार्टिंग में, फिर जब वो टेस्ट कराते हैं तो उसमें ग्लाइकोसूरिया आता है और हाइपरग्लाइसेमिया आता है, तब जाके पता चलता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। और या फिर कुछ सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो उसको पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया, इन सब के बाद जब ये सिम्टम्स दिखते हैं तब हम उसको बोलते हैं हाँ तुम टेस्ट कराओ। टेस्ट देखने के बाद पता चलता है कि हाँ इसको तो डायबिटीज़ ही है। और ओबेस जनरली पर्सन जो होता है वो ओबेस होता है, तभी उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जनरेट हुआ है, ठीक है। तो अब ये तीनों जो सिम्टम्स पढ़े हमने, पॉलीयूरिया, डिप्सिया, फेजिया, ये होते तो डायबिटीज़ मेलाइटिस 2 में भी है ना। तो इसके फीचर्स, मतलब ये होता क्यों है, ये 3 सिम्टम्स क्यों आते हैं, तो उसके लिए देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसे इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन डेफिशिएंसी हुई, इसकी वजह से वही हाइपरग्लाइसेमिया होगा, ब्लड में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ढंग से हो नहीं पाएगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से फटीग होता है। फटीग क्यों होता है, क्योंकि वही जो ग्लूकोज हमारे मसल्स में, ऑर्गन्स में, इन सब में जाके एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए था जिसको, वो एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा, ग्लूकोज ब्लड में ही घूम रहा है बिना मतलब के, है ना। तो इसकी वजह से फटीग हो जाता है, उसको फील ही नहीं होता कि उसकी बॉडी में एनर्जी है। फिर इसकी वजह से अब देखो ब्लड में घूम रहा है तो वो जो ब्लड है उसके पास अब कुछ काम नहीं है, उस ग्लूकोज के पास कुछ काम नहीं है, ऑर्गन में तो वो जा नहीं पा रहा, तो अब वो क्या करेगा, वो सोच रहा है कि अब ब्लड में घूम के क्या करूँ, तो वो सोचता है यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, तो वो जाता है किडनी के पास। अब किडनी क्या करती है कि किडनी को तो ठीक है, उसको तो जो वेस्ट लगेगा तो उसको वो बाहर फेंक देगी, तो उसको अब ग्लूकोज भी वेस्ट लग रहा है, वैसे ग्लूकोज को वो रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है ना। अगर हमारे ब्लड में 180 mg पर डेसीलीटर ग्लूकोज होता है ना, 180 ग्राम्स पर डेसीलीटर अगर ग्लूकोज होता है तो किडनी उसको रीअब्जॉर्ब कर लेती है कि ये तो काम की चीज़ है, इसको इतना नहीं फेंक सकते, ये तो अच्छी है, ये तो एनर्जी देगी। लेकिन जब इसका लेवल 180 से ज़्यादा हो जाता है ना, तब किडनी को समझ नहीं आता कि इतने सारे ग्लूकोज का हम क्या करेंगे। अब तक अगर सेल्स को लेना होता तो वो ले लेते, अगर इसको नहीं ले रहे, ये इतना मेरे पास आ रही है तो इसका मतलब ये वेस्ट है, तो फिर उसको वो बाहर फेंकने लग जाता है। तो 180 ग्राम्स पर डेसीलीटर क्या होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर रीअब्जॉर्प्शन, कि अगर इतनी वैल्यू है ग्लूकोज की ब्लड में तो वो उसको रीअब्जॉर्ब करेगा, अगर इससे ज़्यादा है तो वो उसको फेंक देगा बाहर, कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, मतलब कि हमारे जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज की प्रेजेंस होगी, ठीक है। अब ग्लूकोज जो होता है हमारा ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कीचड़ हमारी फर्श पे पड़ी हुई है, तो उस कीचड़ को हटाने के लिए हम उस पर पानी फेंकेंगे ताकि वो उसके साथ बह के निकल जाए, उसको आसानी से निकाल पाए हम। वैसे ही किडनी में होता है कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को रिमूव आउट करने के लिए वो वाटर लेती है ताकि वाटर के फ्लो के साथ साथ ग्लूकोज को निकालना आसान हो जाए, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि ग्लूकोज जो है हमारा ऑस्मोटिकली एक्टिव है, वो क्या करेगा, पानी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा ताकि उसका निकलना आसान हो पाए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस, कि ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है ग्लूकोज, इसकी वजह से वो वाटर को अब्जॉर्ब करता है और उसका डायूरेसिस करा देता है, ठीक है। फिर इसकी वजह से अब वही सारा पानी तो निकल गया है ना, ग्लूकोज को निकालने में इसकी वजह से वो बार बार यूरिनेशन करता है ना, तो इसको बोलते हैं हम पॉलीयूरिया, है ना। अब क्योंकि भाई इतना सारा ग्लूकोज निकलेगा तो इतना सारा पानी जाएगा उसके साथ, अब वो एक बार में तो जाएगा नहीं, बार बार ग्लूकोज निकलेगा, बार बार पानी जाएगा, बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा, है ना। तो उसको बोलते हैं हम पॉलीयूरिया। अब इतना वाटर निकल रहा है तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन तो हो गई है ना, डिहाइड्रेशन प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जिसकी वजह से अगर हमारा बॉडी का फ्लूइड ही निकल गया तो हाइपरटेंशन होगा और टेकिकार्डिया, ठीक है। ये दो सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं, हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया, ठीक है। वाटर लॉस हो गया, हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो गई, पॉलीयूरिया हो गया, है ना। तो एक भी हमको समझ आ गया कि पॉलीयूरिया आखिर होता क्यों है, ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज होता है
ऑस्मोटिकली एक्टिव, तो उसको बाहर निकालने के लिए पॉलीयूरिया होना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी वजह से हमारे अब बॉडी में हो गई है फ्लूइड्स की कमी। जैसे ही हमारे बॉडी में पानी कम होता है, वो वही ब्लड जो है, जो बिल्कुल थिक हो चुका है, कंसंट्रेशन जिसकी बढ़ चुकी है, वही ब्लड घूमते घूमते ब्लड के ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन में होते हैं हमारे रिसेप्टर्स, तो वो वहाँ जाके थर्स्ट रिसेप्टर, जो हमारा प्यास वाला रिसेप्टर है, उसको जाके एक्टिवेट कर देता है। वहाँ पे वो एक्टिवेट हो गया प्यास वाला सेंटर। अब वो हम ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी को कमांड देता है कि तुम्हारे पास पानी नहीं है, मैंने अभी ब्लड को चेक किया है, पानी नहीं है उसमें, तो तुम पानी पियो। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। जो जिसको भी डायबिटीज़ होती है ना, उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसी को हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। तो दूसरा पी भी हमको समझ में आ गया, पॉलीडिप्सिया, ठीक है। अब वाटर लॉस और हाइपर ऑस्मोलैरिटी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से डायबिटिक कोमा, ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। अगर उसको ठीक नहीं किया तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लिकेशन समझ में आ गई, और हमको 2 पी समझ में आ गए, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया, ये दोनों क्यों होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक पी रह गया हमारा पॉलीफेजिया, कि भूख क्यों लगती है बिना बात के ज़्यादा, जबकि इंसान खा भी रहा है बहुत, है ना, फिर भी वेट लॉस भी होता है उसका, क्यों होता है वो, ये देखते हैं अपन, ठीक है। तो इंसुलिन वाई रेजिस्टेंस या डिप्लेशन हुआ, इंक्रीज कैटाबॉलिज्म। देखो अब इंसुलिन है नहीं, ग्लूकोज सेल्स में जाएगा नहीं, सेल्स को एनर्जी मिलेगी नहीं, है ना, तो इसकी वजह से वो सेल क्या करेगी, वो कैटाबॉलिज्म करेगी। जो भी उसके पास मटेरियल है वो उसको तोड़ के कहीं ना कहीं से ग्लूकोज निकालने की, कहीं ना कहीं से एनर्जी निकालने की कोशिश करेगी। तो अब कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारे पास कौन से सोर्सेज होते हैं एनर्जी के लिए, 2 ही होते हैं, या तो फैट होगा या प्रोटीन होगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब मतलब ग्लूकोज है हमारे ब्लड में, लेकिन वो यूज़ नहीं हो पा रहा, तो बॉडी सेल्स को तो यही लगेगा ये खाना ही नहीं खा रहा ये इंसान, है ना। तो इसकी वजह से हमारा हंगर, भूख बढ़ जाती है। और वेट लॉस इसलिए होता है, उसको एनर्जी नहीं मिल रही, तो इसकी वजह से हमारे जो दूसरे प्रोटीन्स और वो है फैट्स, उसका यूटिलाइजेशन होता है। इसकी वजह से जो वेट है हमारा वो रिड्यूस हो जाता है। और वेस्टिंग भी इसी वजह से होती है, ठीक है। तो इंक्रीज कैटाबॉलिज्म की वजह से क्या हुआ, प्रोटियोलिसिस, मतलब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा, लाइपोलिसिस फैट्स का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। इन दोनों की वजह से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, मतलब कि हमारे पास ग्लूकोज है, फिर भी हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, प्रोटीन्स गए और लिपिड्स भी चले गए, है ना। तो ये हमारा कब होता है, जब हमारी एनर्जी बहुत कम होती है हमारी बॉडी में। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। इसकी वजह से हमारा वेट लॉस होता है, और इसी की वजह से वेस्टिंग, मतलब कि इंसान जो है वो दुबला पतला होता हुआ चला जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी मसल्स फैट्स सब यूज़ होने शुरू हो गए हैं अब, क्योंकि ग्लूकोज को वो यूज़ नहीं कर पा रहा, ठीक है। फिर हो गया भाई वेट लॉस। उसके बाद इसी की वजह से हमको भूख लगती है, क्योंकि वही सेल्स को तो लग रहा है ये ग्लूकोज खा ही नहीं रहा है, तो वो भूख 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 चिल्लाता रहता है, उसको भूख लगती है बहुत ज़्यादा। इसी को हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। तो ये हमें तीसरा पी भी अपना समझ में आ गया कि पॉलीफेजिया, ज़्यादा भूख क्यों लगती है, ठीक है। अब वही लाइपोलिसिस होता है ना। लाइपोलिसिस एनर्जी तो दे देता है, लेकिन इसकी वजह से हमारे ब्लड पे जो है ना फ्री फैटी एसिड्स, इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये हमने देखा था कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी कारण होता है। इसीलिए हमने ओबेस में भी देखा था कि ओबेस पर्सन में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है, उसकी वजह से फ्री फैटी एसिड्स का नंबर बढ़ जाता है, और साइटोकाइनिन्स और फ्री फैटी एसिड्स मिलके उसको इग्नोरेंट बना देते हैं, मतलब वो इग्नोर करने लग जाते हैं इंसुलिन को, ठीक है। तो अब ये हमको पता है कि जब भी फैट्स का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें हमारी कीटोन बॉडी बनती है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कीटो एसिडोसिस के लिए, जिसको ठीक नहीं किया गया तो फिर से वो डेथ कॉज कर देगी। तो हमको यहाँ पे 3 पी समझ में आ गए, है ना, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया, ये क्यों होते हैं, ठीक है। 2 कॉम्प्लिकेशन समझ में आई है, कीटो एसिडोसिस, और दूसरी है ये हमारी डायबिटिक कोमा, ठीक है, कि ये इनकी वजह से होता है। डायबिटिक कोमा होता है हमारे डिहाइड्रेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है फ्री फैटी एसिड्स के बढ़ने से। और तीसरी चीज़ हमको समझ में आई है कि वेट लॉस क्यों होता है। वेट लॉस इसलिए होता है क्योंकि हमारी मसल और बॉडी फैट जो है वो सब ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं, तो उसमें मसल वेस्टिंग होती है, बॉडी दुबली पतली होने लग जाती है, इसलिए वेट लॉस होता है हमारा, ठीक है। तो ये थे हमारे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस 1 और 2, हमने दोनों देख लिए इसमें।